Audio Jungle. Audio Jungle. जैसे कि गिरीश लासी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करते हर जगह पे लोगों को इसकी जानकारी देते म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गिरीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है इस म्यूचुअल फंड के फील्ड में। तो सबसे पहले 2005 में मैंने मेरा कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी उसके बाद मैंने जी। एमकॉम किया, फिर मैंने एमबीए भी किया, फिर जी। मैंने एमएमएम भी किया, दैट इज मास्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। जी जी फिर मैंने एलएलबी भी किया है जी और मैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ जॉब पे था एज एन असिस्टेंट मैनेजर जी जी। मुंबई शाखा में, और दिल्ली में भी मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा, दिल्ली में भी काम। हाँ बिल्कुल, असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे। लगभग मेरा अभी टोटल एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में 10-12 साल से ज़्यादा है। जी और जॉब छोड़ने के बाद मैंने ये सोचा कि म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके जो मिडिल क्लास है वो अपने जी फाइनेंशियल गोल हासिल कर पाए। जी जी इसलिए मैंने वॉलंटरी बेसिस पे म्यूचुअल फंड का काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ और पूरे भारतवर्ष में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता रहता हूँ जी। वॉलंटरी बेसिस पर, बिना कोई मतलब पेमेंट लिए हुए। अवेयरनेस सेशन पूरे भारतवर्ष में मेरे चलते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च म्यूचुअल फंड के ऊपर लगातार करता रहता हूँ और लोगों को म्यूचुअल फंड्स की जो जानकारी है वो देता रहता हूँ। जी जी, शुक्रिया। गिरीश जी, अक्सर हमने टीवी पर देखा है कि टीवी पर यह कहते हुए देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है लोगों के लिए? जी बिल्कुल, आपने एमफी का जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, उनका एक अवेयरनेस कैंपेन चलता है म्यूचुअल फंड सही है, और इस कैंपेन का बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जो इस कैंपेन ने घर घर तक म्यूचुअल फंड को पहुंचाया है, ये बहुत ही अच्छा कैंपेन रहा है। तो म्यूचुअल फंड सही है, ये जनरली हम बोल सकते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। आज भारत में 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। जी तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम सही है। जी। तो जनरली हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से निवेशक के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए एक टाइप का म्यूचुअल फंड सही हो और दूसरे इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल अलग कोई म्यूचुअल फंड सही हो। तो ये तो हम जो इन्वेस्टर का पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड उसके लिए सही है। तो गिरीश जी, कभी हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत होती है या उन्हें समझ में आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब क्या होता है। तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स क्या होता है? यस, देखिए लार्ज म्यूचुअल फंड की कई प्रकार की स्कीम्स होती हैं, और ओपन एंडेड फंड्स होते हैं जहां पर आप कभी भी पैसे निवेश कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड होते हैं जहां लॉकिंग पीरियड होता है, उस लॉकिंग पीरियड में आप पैसे नहीं निकाल सकते। और ओपन एंडेड फंड्स में 37 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, 37 कैटेगरीज ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड्स के अंदर। उसमें इक्विटी फंड्स भी होते हैं, डेट फंड्स भी होते हैं। तो आप जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, तो ये इक्विटी फंड्स से रिलेटेड है। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। तो सेबी की जो डेफिनेशन है, लार्ज कैप मतलब इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप के जी। आधार पर, इनको लार्ज कैप बोला जाता है। जी जी 101 से लेकर 250 ये जो नंबर है, इसको मिड कैप बोला जाता है। और 251 से नीचे जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, इनको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो अगर साधारण भाषा में बोलेंगे, तो अगर आप ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो, और आपको डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, तो आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले और उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, तो आप मिड कैप में जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क उठाकर
बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने की इच्छा रखते हैं तो फिर आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। मतलब जिन्हें कम वक्त में ज्यादा रिटर्न चाहिए वो स्मॉल कैप्स में जा सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड का कम वक्त के लिए नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो हम हमेशा ये लोगों को सलाह देते हैं कि कम से कम 5 इयर्स तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और जो स्कीम में जोखिम जितना ज़्यादा होगा उस स्कीम को उतना ज़्यादा समय देना होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप लार्ज कैप में जाना चाहते हैं तो आपका टाइम पीरियड होना चाहिए कम से कम 4 से 5 साल, और अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हैं तो आपका टाइम पीरियड कम से कम होना चाहिए 7 to 8 ईयर्स, और अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो आपका समय होना चाहिए कम से कम 9 to 10 ईयर्स। मतलब जितना ज़्यादा जोखिम उतना ज़्यादा समय आपको देना होगा। तो क्या इसमें भी कोई फिक्स डिपॉजिट के लॉक इन पीरियड होता है, या ये अपने हमारे ऊपर है कि हम कभी चाहे निकाल सकते जरूरत के वक्त, या इसमें कोई फिक्स लॉक इन पीरियड होता है? म्यूचुअल फंड 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, वहाँ आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं जी। और जो एफडी टाइप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, वहाँ लॉक इन पीरियड होता है। तो अगर जैसे 5 साल का लॉक इन पीरियड है तो 5 साल तक आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। या अगर 10 साल का लॉक इन पीरियड है तो फिर आप 10 साल तक पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस दोनों प्रकार की म्यूचुअल माफ कीजिएगा बीच में रोकना चाहूंगा, नहीं, जैसे कि सपोज अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, कुछ घर में हादसा हो गया या कहीं जरूरी पैसा की जरूरत है, कहीं से हो नहीं रहा है, तो क्या वो इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और आप इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर पाएंगे, जी जी, तो आप लिक्विड फंड में जा सकते हैं। तो लिक्विड फंड ऐसा फंड होता है जहां आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़े जी तो आप पैसे निकाल सकते हैं। इसमें जोखिम बिल्कुल ना के बराबर होता है, और उससे भी बेटर आप ओवरनाइट फंड में जा सकते हैं। तो आप इक्विटी फंड में तब आइए जब आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि कम से कम 5 साल तक आप निवेशक बने रहेंगे, जी। तो ही आप इक्विटी फंड में आइए। अदरवाइज आप ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड या किसी डेट फंड में आप जा सकते हैं। जी जी, इक्विटी में भी अगर आप ये सोच के आते हैं कि 5 साल आप निवेश करेंगे, जी लेकिन बीच में कोई इमरजेंसी आ गई और आपको 1 या 2 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ रही है, जी जी, तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर विड्रॉ करेंगे तो नॉर्मली कंपनी से एग्जिट लोड, जिसको साधारण भाषा में आप पेनल्टी बोल सकते हैं, जी जी, वो लगाते हैं 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉ करेंगे, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो पेनल्टी नहीं होता है ज़्यादातर स्कीम्स में। तो अगर आप मेंटली 5 साल प्रिपेयर्ड हैं तो ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाइए। हाँ, अगर बीच में इमरजेंसी आ गई तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो फंड ओपन एंडेड होना चाहिए। तो इसमें म्यूचुअल फंड में जो पेनल्टी होती है वो कितना % होती है? साधारण तौर पे मैक्सिमम 1% होता है, जी। और वो भी तब होता है जब आप 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ कर देंगे। गिरीश जी, एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव किस तरह किया जाता है? देखिए मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, और ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे किया जाए। तो देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स को देखना होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 1 या 2 फैक्टर को ध्यान में रखते इसको चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो निवेशक है इसका फाइनेंशियल गोल क्या है, वो क्या हासिल करना चाहता है। जैसे कोई निवेशक है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए म्यूचुअल फंड चुनना चाहता है, कोई निवेशक अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहता है, कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जिसको घर खरीदना है। तो आपके क्लाइंट का फाइनेंशियल गोल क्या है, इसको पहले हमें देखना होता है। फिर उनका रिस्क एपिटाइट क्या है, मतलब कितना वो जोखिम उठा सकते हैं, और उसके बाद कितने टाइम पीरियड तक वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं, डेट में करना चाहते हैं। फिर एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करने से पहले हमें उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। अब एक साधारण जो निवेशक है वो क्या गलती करता है, वो पिछले सिर्फ 1 साल का ही रिटर्न्स को देखता है। जी, तो मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, सपोज 50% रिटर्न दिया है, तो आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि पिछले 1 साल में 50% रिटर्न आया है। लेकिन वहां आपको इम्प्रेस नहीं होना है, आपको उसका पिछले 3 साल, 5 साल और अगर 10 साल का रिकॉर्ड उपलब्ध है तो वो भी देखना है। मतलब
जो स्कीम है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना चाहिए। जी, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी को लोग क्यों इतना प्यार करते हैं, क्यों इतना उसको रिस्पेक्ट देते हैं? बिकॉज ही वॉज ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो वो अपने करियर की शुरुआत से लेकर आखिर तक उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया। जी बिल्कुल। तो हमें ये नहीं देखना है कि किसी छोटी अवधि में कोई म्यूचुअल फंड स्टार परफॉर्मर है लेकिन उसका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। अगर किसी का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा कम भी है, लेकिन पिछले 10-5 साल से वो फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आप चुनाव कर सकते हैं। तो कई सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो जो भी म्यूचुअल फंड का आप चुनाव करें, तो 4-5 चीज़ें जो मैं कहूँगा आपको देखनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास कितना टाइम पीरियड है। नंबर 2, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। नंबर 3, कितना रिस्क आप उठा सकते हैं। नंबर 4, वो स्कीम का कंसिस्टेंट परफॉर्मर क्या है। नंबर 5, वो स्कीम का फ्यूचर में क्या प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस है। नंबर 6, वो स्कीम ने कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है। जी नंबर 7, वो स्कीम के टॉप 10 कंपनीज कौन सी है, वो फंड ने कौन सी टॉप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें टिप देने से लेने से बचना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया फलाने पर्सन ने कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, हो सकता है वो म्यूचुअल फंड उसके लिए अच्छा हो, लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है? तो मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से किसी एडवाइजर से गाइडेंस के अंडर वो स्कीम का चुनाव कीजिए। खुद म्यूचुअल फंड चुनने से थोड़ा बचिए। हाँ, अगर आप पिछले 5 या 10 साल से निवेश करते आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर ही आप किसी म्यूचुअल फंड का चुनाव कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई एक आधा फैक्टर नहीं है जो मैं आपको बताऊं और वो आप उसके लिए काम आसान हो जाए। जी, बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। तो गिरीश जी, जैसे कि म्यूचुअल फंड के फॉर्म में लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क होता है और क्या जोखिम होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, गोल्ड फंड्स होते हैं। तो हर एक फंड में जो जोखिम का लेवल होता है अलग अलग होता है। जैसे इक्विटी फंड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, डेट फंड्स में उससे थोड़ा कम होता है, लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको डराने के लिए नहीं है। जी जी, ये आपको डराने के लिए नहीं है। ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा जाता है कि आप निवेश करने से पहले अच्छे से समझ लें कि जो फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उसमें जोखिम का लेवल क्या है, क्या क्या जोखिम उसमें हो सकते हैं। और फिनेंस का ये नियम है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाएंगे रिटर्न्स आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। तो फिनेंस में ये नियम है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, लो रिस्क लो रिटर्न्स। कि अमूमन हमने क्या देखा है कि लोग ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है कभी पढ़ते नहीं, क्योंकि वो काफ़ी इतना स्मॉल में लिखा रहता है कि लोग पढ़ते नहीं, तो किसी किसी को तो दिखता भी नहीं है और लोग साइन कर देते, फिर उसके बाद दोष देते कि म्यूचुअल फंड में हमारा ऐसे हो गया। उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सलाह तो हमेशा ये रहती है कि आप खुद उसको समझे पढ़ें। अगर ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप किसी सेबी रिकॉग्नाइज्ड एडवाइजर से बातचीत कर सकते हैं, या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एमफी सर्टिफाइड है उससे आप सलाह ले सकते हैं। तो सलाह तो हमेशा ये रहती है कि आप खुद समझें। अगर ऐसा करने में आप सक्षम नहीं हैं तो किसी एडवाइजर से आप गाइडेंस लें, किसी अच्छे एडवाइजर से गाइडेंस लें जो आपको बता पाएगा कि स्कीम में क्या जोखिम का लेवल है और उसका क्या फायदा हो। मतलब आप कहना चाहते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड एजेंट हो सिर्फ उसी की सलाह ली जानी चाहिए। हाँ, देखिए, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जी जी, और दूसरे होते हैं एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जी। तो ये दोनों ऑथोराइज्ड लोग हैं जिनसे आप सलाह करके एक अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव आप कर सकते हैं। जी जी, गिरीश जी, हम बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, आप इस और थोड़ी रोशनी डालिए कि ये बीएससी एनएससी होता क्या है, मार्केट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो नए आए इस फील्ड में जो निवेश करना चाहते वो दर्शक जानना चाहते कि ये एनएससी बीएससी निफ्टी 50 ये होता क्या है। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी
या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर शेयर्स का लिस्टिंग होता है, जी जहां पर आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड भी खरीद बेच सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो आप किसी कंपनी के अगर शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक तरीके से मालिक बन जाते हैं। तो वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसका हिस्सा वो आपको देती है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। और शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो उसको बेचकर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो अगर आप लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में खरीदी या बिक्री करना चाहते हैं, उसमें से आप डिविडेंड कमाना चाहते हैं या कैपिटल गेन कमाना चाहते हैं, तो फिर आप एक डीमेट अकाउंट ओपन करके BSE NSE के ऊपर शेयर्स की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है? देखिए, पहले के टाइम में डीमेट अकाउंट ओपन करना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी, कई सारे डॉक्यूमेंट, फॉर्म्स, सिग्नेचर आपको करने पड़ते थे। अब सब प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, तो किसी भी सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करके उनके मोबाइल एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर जाकर आप आजकल बहुत ही आसानी से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हमने देखा है कि ऑनलाइन तरीके से आप 10 मिनट के अंदर भी आपका डीमेट अकाउंट बिना कोई खर्चा किए ओपन कर सकते हैं। तो क्या डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए KYC में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? देखिए, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। जी जी। तो अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जी, तो KYC करना अनिवार्य होता है। जी जी। तो KYC करने के लिए जो 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहला होता है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए जी। और दूसरा कोई भी एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड भी लिया जा सकता है। तो आप ये डॉक्यूमेंट जमा करके आपका नो योर कस्टमर कर सकते हैं। तो नो योर कस्टमर KYC उन लोगों के लिए है जो पहली बार म्यूचुअल फंड्स में या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये लाइफ टाइम वैलिड होता है KYC। तो क्या डीमेट अकाउंट में भी कोई बैंक की तरह मिनिमम बैलेंस होता है? जैसे हम बैंक में अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो हमारे चार्जेस काटे जाते, तो क्या डीमेट अकाउंट में से 5,000 या 10,000 या 2,000 ऐसा कोई मिनिमम बैलेंस की ये है क्या, वॉलंटरी ये है, जरूरी है ऐसा कुछ? ये स्टॉक ब्रोकर टू स्टॉक ब्रोकर डिपेंड करता है। जी जी। आपके स्टॉक ब्रोकर के साथ क्या टर्म्स कंडीशन पे डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। इसमें नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होता है, और इसमें नॉर्मली मेंटेनेंस चार्जेस होता है। गिरीश जी, पोस्ट ऑफिस और बैंक FD के तुलना में आप म्यूचुअल फंड को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये बात सच है कि भारत में शुरू से ही जो निवेशक हैं वो बैंक FD में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा निवेश करते आए हैं और अभी भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो उस बात को मैं गलत नहीं कहूँगा, ठीक है, वो अपनी जगह कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अभी की जो लेटेस्ट जनरेशन है, अभी की जो यंग पीढ़ी है, वो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा विश्वास रखती है। जी। तो अभी हम ट्रेंड बदलते हुए देख रहे हैं, और काफ़ी लोग बैंक FD और पोस्ट ऑफिस के अलावा म्यूचुअल फंड को भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। जी। तो एक अच्छी शुरुआत है, और हम देखेंगे विदेशों में जो विकसित देश हैं वहाँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है जी। तो इसमें, और भारत में भी ये ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, तो फिर बैंक FD पोस्ट ऑफिस आपके लिए बहुत अच्छा है, विकल्प है। लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा इसकी गारंटी नहीं है। जी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने बैंक FD से 6% ब्याज कमाया और महंगाई 6% बढ़ गई, तो एक्चुअली देखा जाए तो आपने कुछ कमाया नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि जितना आपने बैंक FD से कमाया वो सारा नुकसान महंगाई की वजह से हो गया, तो आप अल्टीमेटली आपके हाथ में कुछ आया नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप महंगाई से ज़्यादा रिटर्न्स कमाएं, तो म्यूचुअल फंड उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो थोड़ा सा जोखिम लेकर आप ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जैसे हम देखते आए हैं कि 14 से 15% रिटर्न्स आते हैं लंबे समय में लार्ज कैप स्कीम में। जी। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम उठा के आप 14 से 15% कमा सकते हैं और महंगाई से ज़्यादा कमा सकते हैं, तो क्यों नहीं आप म्यूचुअल फंड में आएंगे। तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा विकल्प है महंगाई से अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है तो। जी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप देखते रहिए गूंज TV। Audio Jungle.